नमस्कार दोस्तों, 21 नवंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है फार्मर्स प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू। तो ये जो फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको आप SKM भी बोलते हो, सैटरडे को उसने डिसाइड किया है कि इनके जो भी फार्मर एजिटेशन के प्रोग्राम है वो 29 नवंबर तक चलने लगेंगे। तो इनकी लखनऊ महापंचायत जो है 22 नवंबर को वो भी होगी। 26 नवंबर को जो उनके प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उसके एजिटेशन की एनिवर्सरी है, उसको भी ये लोग मनाएंगे। और फिर फर्स्ट डे ऑफ जब विंटर सेशन पार्लियामेंट शुरू होगा तो उसमें ट्रैक्टर मार्च टू पार्लियामेंट भी ये कहेंगे। तो अभी के लिए फॉर्म लॉस तो देखिए हटा दिए जा रहे हैं। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिमांड क्या है? तो पहला तो इनका ये बोलना है कि जो एम स्वामीनाथन कमेटी थी कि जो सपोर्ट प्राइस है दैट वुड बी फिक्स्ड एट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बेसिकली एमएसपी में होता ये है कि जितना भी ओवरऑल एक धान को उगाने में फार्मर्स का खर्चा आया, मान लो 100 रुपए खर्चा आया, तो कम से कम 150 रुपए में उनकी फसल खरीदी जाए। ये लॉजिक होता है। इस लॉजिक के बेसिस पे करंटली एमएसपी काम करता है। इस एमएसपी को इंस्टीट्यूशनलाइज और स्टैट्यूटरी करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि सरकार प्रॉपरली एक नियम कानून बनाए, उसको लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए, उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर बने, ताकि आगे आने वाले समय में फार्मर्स जो भी क्रॉप पैदा करें उस पर उनको गारंटेड एमएसपी मिले। सरकार इसके ऊपर तैयार नहीं है। फिर सरकार लेके आई है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट। इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के चलते ओवरऑल जो बिल्कुल फ्री की बिजली मिल रही थी फार्मर्स को, वो कुछ हद तक हटाई जा रही थी। सरकार थोड़ा चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि अब क्या बिल्कुल ही आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो हमेशा ट्यूबवेल चालू रहेगा, हमेशा ग्राउंड वाटर बाहर निकलता रहेगा, अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन होगा ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर खत्म भी हो रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स वाला जो प्रावधान है इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर रही थी सरकार। तो फार्मर्स ने बोला ये नहीं चलेगा, आगे आने वाले समय में फार्मर्स को बिल्कुल फ्री बिजली मिलनी चाहिए, मतलब हर चीज फ्री चाहिए। फिर नेक्स्ट, लखीमपुर खीरी केस में ये जो आशीष मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगाए, इनके जो पिता हैं अजय मिश्रा, ये इस समय पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये अपनी कुर्सी छोड़ें, एक ये भी डिमांड है यहाँ पे। उसके बाद जिन जिन फार्मर्स ने एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया उनको उठा के जेल में डाला गया है, उनके अगेंस्ट केस चलाए गए हैं, ये केस हटाए जाए। खैर ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड है, ये मानी जा सकती है। उसके बाद अगर आप देखो तो दिल्ली में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए फार्मर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। स्टबल बर्निंग होती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट की बर्निंग होती है, इसके लिए फार्मर्स के ऊपर केस चलाए गए, इन केसेस को हटाया जाना चाहिए। कुछ हद तक देखिए बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है कि जो भी एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन है, स्टबल बर्निंग उसकी 10% वजह है, बाकी वजह है लॉजिस्टिकल, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो इनके ऊपर लगाम करो, स्टबल बर्निंग के ऊपर पूरा बिल मत फाड़ो। तो कुछ हद तक यहाँ पे फार्मर्स के प्रो में बात जानी चाहिए। फिर उन फार्मर्स की फैमिलीज को आप कंपनसेशन और एम्प्लॉयमेंट दो जिनकी एजिटेशन के दौरान मृत्यु हुई है। जो भी यहाँ पे मरे हैं फार्मर्स इस अपराइजिंग के दौरान, उनके लिए एक मेमोरियल बनवाया जाए। इस प्रकार की कुछ डिमांड्स यहाँ पे करी गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो स्वाति रोहिला ने हमको ज्वाइन किया है, शिवम महाजन ने हमको ज्वाइन किया है, आयुषी रमोला ने हमको ज्वाइन किया, इनका 5th मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक आयुषी रमोला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड सपोर्टिंग मी। समापी ने हमको ज्वाइन किया है, नीरज शर्मा ने हमको ज्वाइन किया, अमन त्रिपाठी ने हमको ज्वाइन किया, अमित सिंह ने हमको ज्वाइन किया, टेस्ट विद फन ने हमको ज्वाइन किया, देन रतनाम देव चौधरी ने हमको ज्वाइन किया, इनका 4th मंथ एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच रतनाम फॉर ज्वाइनिंग बैक अगेन। एस सौम्या ने ज्वाइन किया है, 7 मंथ एज ए मेंबर। स्पेसिफिक थैंक्स टू एस सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड एरिक हुसैन 4 मंथ एज ए मेंबर। तो स्पेसिफिकली वो लोग जो कि बहुत लंबे समय से मेंबर हैं, जैसे कि एरिक हुसैन 4 मंथ्स, एस सौम्या 7 मंथ्स, बहुत ही लंबा टाइम हो गया, रत्नाम देव चौधरी 4 मंथ्स, देन आयुषी रमोला 5 months as a member. Welcome back and thank you so much for joining again. And also welcome to Taste with Fun, Amit Singh, Aman Tripathi, Neeraj Sharma, Samapi, Shivam Mahajan and Swati Rohilla. Welcome back to my channel and thank you so much for the consistent support. अपनी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 यहाँ पे रिलीज कर दिए गए। और किसने प्रेजेंट किए हैं? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने, और यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। देखा जाए तो वो स्टेट्स जहाँ पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज्यादा है, देखिए दो कैटेगरी बनाई गई स्टेट्स की, एक वो स्टेट्स जहाँ पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज्यादा है, एक वो जहाँ पे कम है। तो 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज्यादा वाले स्टेट्स में छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट स्टेट बताया गया।
दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र इज द क्लीनेस्ट स्टेट, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश इज द क्लीनेस्ट स्टेट। और वो स्टेट्स जहां पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है वहां पे सबसे ज्यादा क्लीन स्टेट है झारखंड, दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे गोवा। ये तो बात हो गई शहरों की, सॉरी ये तो बात हो गई राज्यों की। शहरों की बात करो तो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, 5वीं बार लगातार इंदौर यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी की तरह सामने आई है। दूसरे नंबर पे आती है सूरत, तीसरे नंबर पे आती है विजयवाड़ा। यहाँ पे रैंक दे रखी है टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी की जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। नंबर 1 इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड विजयवाड़ा, चौथा नवी मुंबई, पांचवा नई दिल्ली, छठा अंबिकापुर, सातवां तिरुपति, आठवां पुणे, नवा नोएडा और 10वां उज्जैन। 25 सिटीज में से सबसे नीचे लखनऊ है। अगर वो सिटीज की आप बात करो जिनकी आबादी 1 लाख से कम है तो वहां पे क्लीनेस्ट सिटी में निकल के आती है महाराष्ट्र की ये वीटा सिटी है। सेकंड नंबर पे लोनावला, ये भी महाराष्ट्र की है। तीसरे पे ससवाड़। गंगा के किनारे जो टाउन्स हैं उनमें सबसे क्लीनेस्ट टाउन बताया गया वाराणसी को। दूसरे नंबर पे बिहार का मुंगेर और तीसरे नंबर पे बिहार का पटना। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, दिस इज एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान के पार्ट की तरह ये स्वच्छ सर्वेक्षण को शुरू किया गया है ताकि 2 अक्टूबर 2019 तक हमारा इंडिया क्लीन हो सके, फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन हो सके। काफी टारगेट्स मीट हुए हैं, काफी नहीं भी मीट हुए हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2016 में, जहां पे 73 सिटीज को कवर किया गया था। 2020 तक 4242 सिटीज को यहां पे कवर किया गया है। और आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है ये, अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो। यहाँ पे लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू गार्बेज फ्री और ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज बनवाने के लिए ओवरऑल थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के थ्रू सर्टिफाई करके सच में किसी जगह पे क्लीनलीनेस के इनिशिएटिव लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, इसका सर्टिफिकेशन लेना, अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम को और इंस्टीट्यूशनलाइज करके उनको क्रेडिबल बनाना, कुल मिला के टाउन्स और सिटीज को मोर हैबिटेबल और सस्टेनेबल बनाना, ये सब ऑब्जेक्टिव है सर्वे का। इस सर्वे के थ्रू हर पर्टिकुलर जगह की क्या प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर किया जाता है और इन प्रोग्रेस के बेसिस पे इन जगहों पे, इन सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर पड़ता है कि हाँ भाई हमें चीज़ों को साफ सफाई करके रखनी है। जीएस पेपर 2 हेल्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन अर्बनाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस तरह की न्यूज़ आपको काम आएंगी। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ के उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट करें। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर अटेंड्स डीजीपी मीट। तो मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में पार्टिसिपेट किया। बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं सिंस 2014 जब ये बीजेपी की सरकार आई थी। इस पर्टिकुलर डीजीपी वाले डिस्कशन में जो कि लखनऊ में हुआ है, मॉइस्ट जो वायलेंस करते हैं, टेरर मॉड्यूल्स और साइबर क्राइम्स को कैसे तोड़ना है, काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हुई है। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी थे। उनका होना तो स्पेसिफिकली जरूरत है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के डीजीपी, सारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल, सारे और भी बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, 350। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई है और यहाँ पे सब लोग मोदी जी के अंडर आए थे और मतलब रिपोर्टिंग वगैरह हो रही थी। अब क्या इंडिविजुअल रिपोर्टिंग तो होगी नहीं, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, बस यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह जी भाषण देंगे आके और ओवरऑल कुछ चीज़ों के ऊपर बहस होगी। बहस मतलब डिस्कशन होगा। अगर देखा जाए तो अब तक ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। गुवाहाटी में हुई थी 2014 में, धोरदो जो कि रण ऑफ कच्छ में, वहाँ हुई थी 2015 में। 2016 में हुई थी नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। फिर 2017 में हुई थी टेकनपुर मध्य प्रदेश में। फिर 2018 में हुई थी केवड़िया गुजरात में और 2019 में हुई थी पुणे में। और 2014 से लेके अब तक ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए जाते हैं, उन टॉपिक्स का जो ओवरऑल एम्बिट है वो बढ़ गया है। तो पहले तो जब 2014 में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो केवल नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर बातचीत होती थी। अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत की जा रही है। कैसे क्राइम को डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है। स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि पुलिस की इमेज को सुधारना है। ये जो लोग पुलिस से डरते हैं, ये जो लोग पुलिस से घबराते हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बंद होनी चाहिए।
पुलिसिंग का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ इफेक्टिव पुलिसिंग को इंप्लीमेंट करना है रूरल अर्बन इलाकों में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। जीएस पेपर 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इट्स मैंडेट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई का एक वर्किंग ग्रुप है ऑन डिजिटल लैंडिंग। इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी कुछ रिपोर्ट टाइप की थी और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन 600 इलीगल लोन एप्स ऑपरेट करती है। आपको पता ही है कि हमारे देश में लोगों को जरूरत है पैसों की, किसी भी वजह से, उनको घूमने जाना है, घर बनवाना है, शादी करनी है, 50 चीज़ों की वजह से जरूरत होती है। तो उसके चलते फिर वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं कि ऑनलाइन लोन। तो उसके चलते अभी के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस चल रही हैं जो कि इलीगल है। 600 ऐसी इलीगल लोन एप्लीकेशंस इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और यहाँ पे ये लोग पहुंच जाते हैं। ये लोन एप्लीकेशन किसी भी रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड होती नहीं है, तो यहाँ पे लोगों का बेवकूफ बनते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट ने बोला था कि जब भी आप ऑनलाइन लोन, इंस्टेंट लोन या क्विक लोन सर्च मारोगे तो 1100 अलग लोन एप्लीकेशंस मिलेंगी। ये अलग अलग 81 ऐप स्टोर्स में मिलेंगी और इसमें से 600 तो पूरी की पूरी इलीगल है। और ये सब हुआ कब? आरबीआई ने ये पैनल अपॉइंट कब क्यों किया? अपॉइंट इसलिए किया क्योंकि देखिए आरबीआई का ही एक ऑनलाइन पोर्टल है सचेत पोर्टल। उस सचेत पोर्टल में कोई भी चीज अगर मार्केट में गड़बड़ हो रही है तो आरबीआई के सामने आप कंप्लेन कर सकते हो। अब आरबीआई के सामने पब्लिक की तरफ से जनवरी 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में 2562 कंप्लेंट्स आई हैं, जहां पे ऐसा बोला गया है कि ये जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाती। कई बार तो क्या, रजिस्टर करवा लिया, एक बेसिक अमाउंट जमा करवा लिया और बाद में कोई लोन वगैरह दिया नहीं। तो बहुत सारी ऐसी लोन ऐप्स हैं जो किसी के थ्रू भी रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारी ऐसी हैं जो कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड हैं भी, लेकिन वो एनबीएफसीज 1000 से करोड़ के कम के एसेट साइट्स की हैं। ज़्यादातर कंप्लेंट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात से। तो इन 600 इलीगल लोन एप्लीकेशंस को यहाँ पे रोकने की जरूरत है, ओवरऑल इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है और ये जो ऑनलाइन लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। जीएस पेपर 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है क्रिप्टो कर्या मुथुवरियाना। एक नई ट्री स्पेशी का नाम एक ट्राइब के नाम पे रखा गया है। तो इदामलाकुदी कॉलोनी, ये कॉलोनी है आपकी इदुकी डिस्ट्रिक्ट इन केरला में, वहां पे रहते हैं। वहां पे एक नई प्लांट स्पेशी पाई गई है और ये जो नई प्लांट स्पेशी है ना, इसको नाम दिया गया है क्रिप्टो कर्या मुथुवरियाना। ये किसके नाम पे पड़ा है? ये एक ट्राइबल कम्युनिटी मुथुवार के नाम पे पड़ा है। अभी के लिए ट्राइबल कम्युनिटी इदुकी में है, बट इस ट्राइबल कम्युनिटी की कुछ हिस्ट्री में अभी आपको बताऊंगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टीजीबीआरआई के कुछ साइंटिस्ट थे। इन्होंने नई प्लांट को आइडेंटिफाई किया और इसको नाम दे दिया क्रिप्टो कर्या मुथुवरिनिया। और ये जो मुथुवरिनिया नाम दिया गया है वो मुथुवर ट्राइबल कम्युनिटी के नाम पे दिया गया है। ये जो इदुकी वाला फॉरेस्ट है इसको मुथुवर ट्राइबल कम्युनिटी देखती है। ओके, अब अगर आप मुथुवर ट्राइबल कम्युनिटी की बात करो तो ये बेसिकली मदुरई डायनेस्टी के लॉयल सब्जेक्ट्स थे। एक समय पे जब मदुरई डायनेस्टी के रूलर का राज हुआ करता था तो उसके प्रति अपना एलिजियांस रखते थे मुथुवन पीपल। लेकिन जब ये मदुरई डायनेस्टी तबाह कर दी गई तब ये लोग उस जगह को छेड़ के केरला के ट्रेवनकोर इलाके में जाके सेटल हो गए और अपने साथ ये जो मीनाक्षी देवी की जो मूर्तियां थी वो भी अपने साथ ले गए। समझ गए ना? तो आइडल्स ऑफ मदुरई मीनाक्षी, आपको पता ही है कि मीनाक्षी, मदुरई के अंदर एक बहुत बड़ा मीनाक्षी टेम्पल है। तो वहां पे आसपास के इलाके में ये जो मीनाक्षी टेम्पल के भगवान है इनकी बहुत मान्यता है और ये जो मुथुवन लोग हैं ये भी उन्हीं भगवान को मानते हैं। तो जो मुथुवर ट्राइबल है ना, ये केरला के बहुत सारे इलाकों में बसे हुए हैं। ओवरऑल ये बाहर की दुनिया से ज्यादा इंटरेक्ट करते नहीं है। एक एंशिएंट ट्राइब है और इस ट्राइब को ऑनर देने के लिए ही एक ट्री स्पेशीज का नाम इस ट्राइब के नाम पे रखा गया। रागी उगाते हैं, लेमन उगाते हैं, ग्रास उगाते हैं, कार्डमन उगाते हैं। इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफी सस्टेनेबल हैं, आसपास के फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखते हैं। ये सब बातें जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में आपको न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है कोल मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनाई है ताकि क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल क्यों बनाई गई? क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में
हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रैटेजी दी है पंचामृत की। अब इस पंचामृत के अंदर आपको माइनिंग करनी है तो सस्टेनेबल तरीके से करनी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपका फोकस है। तो यहाँ पे अब आप माइनिंग के जो भी सोशल इम्पैक्ट्स हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं पे भी माइनिंग हो रही है या पहले हुई है तो उससे जो लोकल ज्योग्राफी और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान को कम करना काम होगा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का। ठीक है भाई। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनाया है टू मेंटर, एडवाइस एंड प्लान एक्शन फॉर मिनिमाइजिंग एडवर्स इंपैक्ट ऑफ माइनिंग। माइनिंग के एडवर्स इंपैक्ट को मिनिमाइज करना, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, कोल सेक्टर की वजह से इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो इस बात को इंश्योर करना, ये सब काम है ओवरऑल इस सेल का। और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड इन्वॉल्व है, इसकी जो सब्सिडरीज है एनसीएलसी लिमिटेड, सिंगारेनी कोल कंपनी लिमिटेड, ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया जा रहा है वो है बायो रिक्लेमेशन ऑफ माइंड आउट लैंड। देखिए बहुत सी जगहें इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे पहले कोल की खानें ढूंढी गई या कोई और खान ढूंढी गई और वहाँ पे पूरी माइनिंग कर ली गई। अब वो इलाका तबाह हो चुका है, तो जो इलाका तबाह हो चुका है जहाँ पे माइनिंग हो चुकी है वहाँ पे उस इलाके का बायो रिक्लेमेशन करना। बायो रिक्लेमेशन कैसे करोगे? तो पहले बात तो उस माइन को सॉइल से ढकना, उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाना। इस प्रकार से 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर ग्रीनिंग करने का टारगेट है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का अगले 5 सालों के अंदर। और इसके लिए रिमोट सेंसिंग को भी इस्तेमाल किया जाएगा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग इस्तेमाल की जाएगी। और इस प्रकार से ऐसा बोला जा रहा है कि कार्बन सिंक पोटेंशियल 1 लाख टन पर एनम। कार्बन सिंक कैसे? तो इस प्रकार के बर्बाद बंजर इलाकों में अगर आप पेड़ लगा देते हो तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, तो ऐसे कार्बन सिंक बनाए जाने की बात की जा रही है। अब लेट्स सी कितना इसका बेनिफिट होता है। यहाँ पे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझिए बात को, कोयले को खानों से निकाल के ओवरऑल कोयले के प्लांट्स में जलाया जाता है। तो एनटीपीसी के जहां पे भी प्लांट्स चल रहे हैं, जहां पे भी कोयला जला के बिजली पैदा की जा रही है, वहां तक जब आप कोयला पहुंचाते हो तो उस कोयले को पहुंचाने के लिए आप सड़कों का इस्तेमाल ना करके ट्रेन का इस्तेमाल करो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक बार किसी कोल प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट के अंदर, ठीक है ना, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग कोल पावर प्लांट के अंदर जहां पे कोयले को जला के पावर प्रोड्यूस की जा रही है, वहां पे एक साइलो होता है। उस साइलो के अंदर कोयले को स्टोर किया जाता है। तो उस साइलो तक कोयला पहुंचाने के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल ना हो, सड़कों का इस्तेमाल ना हो, सीधे सीधे कन्वेयर बेल्ट्स लगा दी जाए। उन कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपका कोयला रख दिया जाएगा, वो कन्वेयर बेल्ट इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होगी और ओवरऑल उस कन्वेयर बेल्ट से जो कोयला है वो साइलो तक पहुंच जाएगा। और साइलो के बाद तो वैसे भी कन्वेयर बेल्ट से जो कोयला है वो बॉयलर तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू 2023-24 तक 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के चलते डीजल का और सड़कों का कम इस्तेमाल किया जाएगा कोयले के ट्रांसफर में। तो इससे एक तो 2100 करोड़ रुपए प्रति सालाना डीजल का खर्चा बचेगा। दूसरा, अब रोड के थ्रू अगर आप कोयला ट्रांसफर करोगे तो रोड का ट्रांसपोर्ट एक तो महंगा होता है, ठीक है, उससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। वहीं पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगर आप करते हो तो उससे ओवरऑल आपका जो खर्चा है वो भी कम होगा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी यहाँ पे कम होगा। तो ये सब बातें हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी न्यूज, यूएस सीक बैलेंस एज फियर्स ग्रो, रशिया में इन्वेड यूक्रेन। देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हालात हैं वो फिर से कुछ खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको पता होना, ये है यूक्रेन का मैप। आपको यहाँ पे, अच्छा आपसे एक सवाल है, बताइए, यहाँ पे यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारस नजर आ रहा है, इधर रशिया नजर आ रहा है, यहाँ पे मोल्डोवा नजर आ रहा है, इधर रोमानिया नजर आ रहा है। ये वाली कंट्री नंबर 1, ये वाली कंट्री नंबर 2 और ये वाली कंट्री नंबर 3। ये 1 2 3 ये कौन सी कंट्रीज हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। वर्ल्ड मैप खोलो और वर्ल्ड मैप में इन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। थोड़ी मैप बेस्ड एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि इस क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर पहले ही रशिया अपना कब्जा कर चुका है। ईस्टर्न ये जो रीजन है यूक्रेन का, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम किस प्रकार से चल रही है कि जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का, यहाँ पे जो जनता रहती है वो एक्चुअली में रशियन जनता है। उनको आप रशियन रेबल्स बोल सकते हो। वो यूक्रेन के अगेंस्ट है, वो यूक्रेन का राज नहीं मानते और उनको एक्टिव सपोर्ट है रशिया का। अब रशिया ने अपने इस रीजन में 90,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया। अब जैसे ये 90,000 सोल्जर्स यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन द्वारा डिप्लॉय किए गए हैं,
पूरे यूरोप और यूएसए को लग रहा है कि शायद यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन अटैक करके यूक्रेन का थोड़ा और इलाका हथिया लेगा। तो अब यहाँ पे जो बाइडेन परेशान है कि करें तो करें क्या। ठीक है, जो बाइडेन को वैसे ही एक कमजोर राष्ट्रपति समझा जाता है। ठीक है, ये जो तालिबान का पूरा मुद्दा हुआ इसके बाद इनको एक कमजोर राष्ट्रपति बोला गया, ये आप जानते हो। अब यहाँ पे अगर जो बाइडेन एक बहुत एग्रेसिव स्टांस रखते हैं और यूक्रेन में यूएस मिलिट्री को डिप्लॉय कर देते हैं तो कल की डेट में एक मेजर कन्फ्रंटेशनल वॉर यहाँ पे शुरू हो सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है नहीं होना चाहिए। और अगर ये वॉर शुरू हो जाता है तो एक बड़ी एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाएगी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसी ईस्टर्न डोमेन से रशिया से बहुत सारी गैस यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती है और रशियन गैस की यूरोप को जरूरत है। लेकिन अगर यूएस यहाँ पे एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स नहीं देता है तो ओवरऑल जो बाइडेन की इमेज तो खराब होगी ही होगी। व्लादिमीर पुतिन को लगेगा कि हम यूक्रेन के अंदर घुस के और जमीन हथिया सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल यूएस के लिए चीजें यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग हो गई हैं। यूएस को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओवरऑल ईस्टर्न यूक्रेन वाले मुद्दे में करें क्या। यूक्रेन बहुत लंबे समय से बोल रहा है कि हमें नाटो का मेंबर बना लो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन के ऊपर अटैक मतलब नाटो के ऊपर अटैक, तो मतलब कुल मिला के नाटो की सारी कंट्रीज और रशिया के बीच में एक जंग सी शुरू हो जाएगी। तो वो अभी तक के लिए हुआ नहीं है। अब यूएसए भी आपको पता है कि स्ट्रेटेजिकली अपने आप को किसी वॉर में इन्वॉल्व कर ले, ऐसा भी वो नहीं करता है। तो मांडवली करके बातचीत करने की से चीजें सुलटाने की कोशिश की जाती है। यूएस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि भले ही रशिया ने अपने 90,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है बट रशिया अटैक नहीं करेगा। बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं यूएस की पार्लियामेंट के अंदर जो कि ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आप यहाँ पे सोल्जर्स को डिप्लॉय करो ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में, ये रशिया कभी भी अटैक करके हथिया सकता है इलाका, हमें उनको रोकना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो कुल मिला के इस समय पे जो बाइडेन के सामने बड़ी ही ट्रिकी और खतरनाक सी सिचुएशन आ रखी है। ये जो डोनबास वाला इलाका है ईस्टर्न यूक्रेन वाला, जहाँ पे एक तो वैसे ही रशियन रेबल्स हैं जो कि यूक्रेन के राज को नहीं मानते, दूसरा उस बॉर्डर पे रशिया ने अपने 90,000 सोल्जर्स को और डिप्लॉय कर दिया। पहले भी व्लादिमीर पुतिन साहब और क्रेमलिन, जो कि आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है रशिया की, वो ये डिक्लेयर कर चुकी है कि ये जो यूक्रेन में लोग रहते हैं वो बेसिकली रशियंस ही हैं। तो लॉन्ग टर्म में यूक्रेन अगर रशिया के साथ पार्टनरशिप करता है उसमें यूक्रेन का फायदा है। तो इस प्रकार के डायलॉग्स यूक्रेन की सरकार को पसंद नहीं आते, यूरोप के पसंद नहीं आते, यूएस को पसंद नहीं आते। अब किस हद तक यूक्रेन के पचड़ों में यूरोप पड़ेगा और यूएसए पड़ेगा, खासकर मिलिटरीली पड़ेगा, ये हमें देखना बाकी है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के पर्टिकुलर आप कह सकते हो पेपर में इतना ही था, करंट अफेयर्स में इतना ही था। आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। जो सवाल मैंने आपसे मैप बेस्ड पूछा उसका जवाब जरूर नीचे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।